पर आपका स्वागत है। विषय विज्ञान क्लास 10th चैप्टर हो जाएगा धातु व अधातु। अब देखिए धातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो चमकदार, कठोर, तन्य, आघात वर्णीय, ध्वनिक तथा ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि जो है ये धातु है। देखिए धातु जो होती है वो चमकदार भी होती है, धातु में चमक भी होती है, और धातु जो है कठोर भी होती है, और धातु जो है आघात वर्धे भी होती है। मतलब उसको आघात वर्धे क्या होता है? अब किसी धातु को अगर उस पर हथौड़े से पीटा जाएगा तो चादर जो है बन सकती है। और देखिए तन्य क्या होता है, यानी कि कोई किसी धातु के जो है तार भी बनाए जा सकते हैं। और धातु ध्वनिक होती है, मतलब धातु में जो है अगर उसको करेंगे तो उसमें जो है ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी उसमें जो है साउंड उत्पन्न होती है, और जो है इसमें ऊष्मा होती है, मतलब वो जो है गर्म हो जाती है। वैद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब धातु में जो है वैद्युत प्रवाहित हो जाती है, तो इसे ये जो है धातु कहलाती है। जिसमें एग्जाम्पल तौर पे लिखा हुआ है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि जो है। अब देखिए धातु के जो भौतिक गुण है वो क्या है? पहला है धात्विक चमक, मतलब धातु जो होती है वो चमकदार होती है। शुद्ध रूप में धातु सतह चमकदार होती है। धातु का यह गुण धात्विक चमक कहलाता है। तो जो धातु होती है उसकी सतह को देखेंगे तो उसमें जो चमक होती है। जब चमक होती है तो इसी जो गुण पाया जाता है धातु के अंदर, इसी को क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। अब कठोरता की बात करते हैं। धातु जो कठोर होती है, जैसे लोहे की बात कर ले, तांबे की बात कर ले, तो ये कैसी होती है? ये कठोर होती है। यानी कि धातु जो है कठोर होती है, इसको हम काट नहीं सकते। लेकिन कुछ इसमें जो है कुछ अपवाद भी हैं जो हम देखेंगे, इसमें नोट पॉइंट में हम देखेंगे। इसमें पहला तो हम देखेंगे सोडियम और पोटेशियम के बारे में। देखिए सोडियम और पोटेशियम क्या है? ये धातु तो है, लेकिन ये धातु जो होती है सॉफ्ट होती है, क्योंकि इन धातुओं को जो है चाकू से काटी जाती है। मतलब सोडियम पोटेशियम जो धातु है उसको जो चाकू से काट सकते हैं। इस तरह देखेंगे मरकरी को देखेंगे। देखिए मरकरी क्या है? मरकरी भी धातु है, लेकिन मरकरी जो है, मरकरी का एक नाम और है। मरकरी को जो है पारा भी कह सकते हैं, और मरकरी जो होती है साधारण ताप पर जो है द्रव अवस्था में ये जो है होती है। मरकरी को पारा कहते हैं। धातु साधारण ताप पर द्रव होती है, यानी मरकरी जो है धातु है, और ये जो है द्रव में जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए थर्ड नंबर है गुण में आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता क्या होते हैं? धातु का वह गुण जो उन्हें पीटे जाने पर बिना तोड़े चादर में परिवर्तित होने क्षमता प्रदान करता है, आघात वर्ध्यता कहलाता है। जैसे सोना और चांदी। सोना और चांदी है, इसमें सबसे अधिक आघात वर्ध्यता होती है। अगर सवाल ये आ जाए सबसे अधिक आघात वर्ध्यता जो है किस में पाई जाती है, तो वहाँ आंसर आ जाएगा सोना चांदी। देखिए आघात वर्ध्यता क्या होता है? मतलब कोई धातु है, उस धातु को अगर हम पीटेंगे, मान लीजिए धातु है, इसको अगर इस तरह से पीटेंगे और पीटने के बाद क्या होगा, ये जो है चादर में बदल जाएगी, तो इसको कहते हैं आघात वर्ध्यता। दूसरा है तन्यता। क्या होता है? वह गुण जो धातु को पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता प्रदान करता है, तन्यता कहलाता है। जैसे कॉपर, चांदी, सोना। लेकिन यहाँ सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु होता है, तो सवाल आ जाता है सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है, तो वहाँ हो जाएगा सोना। देखिए तन्यता में क्या होता है? मतलब धातु का जो है तार बनाते हैं, तार जो प्रदान करती हैं उसी को जो है तन्यता कहा जाता है। अब फोर्थ नंबर देखेंगे ऊष्मा की चालक गलनांक तथा क्वथनांक। जो धातु जो होती है वह ऊष्मा सुचालक होती है, लेकिन इनमें सबसे अच्छी जो सुचालक है ऊष्मा की वो होती है चांदी। अब लेड धातु ऊष्मा की सबसे दुर्बल चालक है। अब देखिए यहीं से दो सवाल हो गए। सबसे अच्छी जो चालक है ऊष्मा की वो तो होती है चांदी, जो दुर्बल होती है वो होती है लेड। अब जो धातु होती है इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, वो भी उच्च होते हैं। अब इसका 6 नंबर देखेंगे विद्युत की सुचालक। धातु में विद्युत की सुचालक होती है, मतलब जो धातु जो होती है
विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन सबसे अच्छी सुचालक जो है कौन सी धातु है, तो वह हो जाएगा हमारा चांदी। चांदी विद्युत की सबसे उत्तम चालक, मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, सबसे जो अच्छी जो सुचालक है धातु या उत्तम सुचालक है वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी हमारी चांदी। अब देखिए यहाँ से सवाल बन गए, सबसे अधिक जो अगाध वर्धिता देखी जाती है वो सोने और चांदी में देखी जाती है। सबसे अधिक जो तन्य धातु होती है वो सोना होती है। सबसे जो अच्छी जो ऊष्म चालक होती है वो चांदी होती है। दुर्बल जो चालक होते हैं वो लेड होती हैं। और जो धातु हैं ये गलनांक क्वथनांक भी ऊंचे होते हैं। जो सुचालक की हम बात करें, सबसे जो अच्छे जो सुचालक होती है वो होती है चांदी। देखिए अधातु की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक, भंगुर को अंग्रेजी में लिखेंगे ब्रिटल, BRITTLE ब्रिटल, मलिन, मृदु कहते हैं अंग्रेजी में सॉफ्ट, तथा आधुनिक होते हैं अधातु कहलाते हैं। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि, मतलब जो अधातु होते हैं वे सॉफ्ट भी होते हैं, मलिन होते हैं और वो आधुनिक होते हैं, मतलब उनमें ध्वनि नहीं होती है। अब इसके जो भौतिक गुण हैं वो कौन कौन से हैं, पहला भौतिक गुण देखेंगे। पहला हो जाएगा भौतिक अवस्था। जो अधातुएं हैं वो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। देखिए तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, एक तो होती है ठोस, दूसरी है द्रव और तीसरी है गैस। अब देखिए यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल में देखेंगे, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस जो है ये ठोस अवस्था में जो है पाई जाती है। ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन भी अधातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाई जाती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये क्या है, ये भी अधातु हैं लेकिन ये जो है गैस अवस्था में पाई जाती है। मतलब अधातु जो होती है तीनों अवस्थाओं में देखने को मिलती है, ठोस भी, द्रव भी और गैस भी। आगे देखेंगे सेकंड नंबर, विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक। जो अधातु में होती है विद्युत तथा ऊष्मा कुचालक होती है। थर्ड नंबर देखेंगे भंगुर, इसमें क्या, इसकी क्या बनेगा, ये हो जाएगा अधातु आघात वर्णीय तन्नीय नहीं होती है। मतलब जो अधातु होती है ना तो आघातवर्दी होती है, मतलब ना तो उन्हें जो है उनसे जो है चादर के रूप में बना सकते हैं और ना ही उनका जो है तार बन सकता है और ना ही इनसे जो है तार बन सकता है। जैसे हम बात करें सल्फर और फास्फोरस, सल्फर फास्फोरस जो है अधातु तो हैं लेकिन कैसी है, ठोस है, लेकिन इनका अधातु का जो है ना तो तार बन सकता है और ना ही जो है ये आघात वर्णीय होती है। अब मलिन की बात करते हैं। देखिए मलिन को अंग्रेजी में जो है डल कहते हैं, DULL डल। अधातु में चमकदार नहीं होती है, मलिन होती है, मतलब जो अधातु हैं उसमें चमक नहीं होती है, जैसे सल्फर और फास्फोरस आदि। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी धातु की वह सूची है जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विभिन्न धातुओं के द्वारा अन्य धातुओं को उनके लवण विलयन से प्रतिस्थापित करने के आधार पर एक श्रेणी को विकसित किया गया जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और एक देखिए श्रेणी होती है, अब श्रेणी जो होती है कुछ इस तरह से बनाई जाती है। अब श्रेणी जो बनाते हैं ना वो बनाते हैं अवरोही क्रम में, तो इसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी। अब इस श्रेणी के जो है अनुप्रयोग है वो कौन कौन से हैं, पहला देखेंगे धातुओं द्वारा जल से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता ज्ञात करने में। अब जो धातु होती है वो जल से क्या करते हैं, हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। सेकंड नंबर है धातु की अन्य धातुओं को लवण से विक्षापित करने की क्षमता ज्ञात करने में। मतलब जो धातु होती है, जो अन्य धातु का जो लवण होता है उससे क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे, जैसे यहाँ बात कर लें, यहाँ है जिंक, अब ये जिंक है, अब यहाँ है ये है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। अब देखिए ये भी धातु है और ये क्या है, धातु का साल्ट बना हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा,
अब ये धातु है ना, इस विलयन से क्या करेगा, इस धातु को अलग कर देगी। यहाँ बन जाएगा जिंक सल्फेट। अब ये धातु को अलग क्यों किया, क्योंकि श्रेणी जो है, इस श्रेणी में होता क्या है, जो जिंक का जो स्थान है, जो जिंक धातु है उसका स्थान कॉपर से ऊपर है। यानी कि जो जिंक धातु है ना वो अधिक क्रियाशील है और जो कॉपर धातु है ये कम क्रियाशील है। इसलिए क्या होता है, जिंक जो धातु होता है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर देती है। तो यह सेकंड नंबर में ये कहा गया है कि धातुओं की अन्य धातुओं को लवण से विक्षापित करने की क्षमता ज्ञात करने में, मतलब जो धातु का जो ये धातु जो साल्ट है, ये कॉपर सल्फेट जो है ये विलयन है, और ये जो दूसरी धातु है इसके जो विलयन से यानी कि बना हुआ है, यहाँ से क्या करती है, धातु को अलग कर देती है और अपना स्थान जो है यहाँ ले लेती है। देखिए ये जो है ये है सक्रियता श्रेणी, मतलब ये जो एक श्रेणी बनाई गई है ये है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब देखिए इसके जो है प्रतीक लिखते हैं, पोटेशियम को कैसे लिखेंगे, सोडियम को Na से लिखेंगे, कैल्शियम को Ca लिखेंगे, मैग्नीशियम को Mg लिखेंगे, एल्यूमिनियम को Al लिखेंगे, जिंक को Zn लिखेंगे, आयरन को Fe लिखेंगे, ये लेड है इसको Pb लिखेंगे, हाइड्रोजन को H से लिखेंगे, कॉपर को Cu लिखेंगे, मरकरी को Hg लिखेंगे, सिल्वर को जो है Ag लिखेंगे और गोल्ड को लिखेंगे Au। अब देखिए इसमें जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील, ये जो ऊपर को जो है ये होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील। देखिए अभिक्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो नीचे से ऊपर की ओर अधिक होता है। सबसे अधिक जो क्रियाशील जो धातु होती है वो होती है पोटेशियम। और सवाल ये आ जाए कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो वो हो जाएगी पोटेशियम। अब सबसे कम क्रियाशील की हम बात करते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे कम क्रियाशील। सबसे कम क्रियाशील जो धातु होगी वो होगी गोल्ड। सबसे अधिक क्रियाशील धातु की हम बात करें तो ये हो जाएगा पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील धातु की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा गोल्ड। अब देखिए नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो क्रियाशीलता का जो क्रम होता है, देखिए ये श्रेणी है। सबसे अधिक क्रियाशील की बात करते हैं तो यहाँ आ जाएगा पोटेशियम, और सबसे कम क्रियाशीलता की बात करते हैं तो यहाँ आ जाएगा गोल्ड। तो सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु होती है वो होती है पोटेशियम, सबसे कम क्रियाशील जो धातु होती है वो होती है गोल्ड। अब देखिए यहाँ नीचे की ओर जो क्रम चलेगा वो चलेगा घटता हुआ क्रम, और ऊपर की ओर जो क्रम चलेगा ये चलेगा बढ़ता हुआ क्रम। मतलब जो सबसे ऊपर जो धातु होगी वो अधिक क्रियाशील होगी। यानी कि जो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये बात करते मान लो यहाँ मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम जो है इन ऊपर वाले धातुओं से कम क्रियाशील है। अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की तो एल्यूमिनियम जो है मैग्नीशियम में कम क्रियाशील है। मतलब जो ऊपर की ओर जो धातु होती हैं वो अधिक क्रियाशील होती है, तो नीचे की ओर जो धातु हैं वो कम क्रियाशील है। मतलब इधर से ऊपर से अगर नीचे की ओर चलेंगे तो ये जो है धातुओं की घटती हुई क्रियाशीलता को बताता है। मतलब नीचे की ओर चलेंगे तो क्रियाशीलता जो है इन धातुओं की वो जो है घट जाती है। देखिए इसमें क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन जो है ये सक्रियता श्रेणी के आधार पर है, उसी पर आधारित है क्वेश्चन का आंसर। ये है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में कॉपर जिंक से विस्थापित हो जाता है क्यों। मतलब देखिए यहाँ पे है कॉपर से जलीय विलयन, तो यहाँ हम लिखेंगे CuSO4। और CuSO4 जो है ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट। अब इसमें क्या डालेंगे, यहाँ जो क्रिया होगी वो होगी जिंक से। अब देखिए यहाँ हम जिंक लेंगे,
अब देखिए कापर भी धातु है, जिंक भी धातु है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो है कापर सल्फेट का जलीय विलयन है। अब है क्या, अब इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करेंगे। अभी हमने जो श्रेणी पढ़ी है, मान के चलेंगे ये श्रेणी है। अब इस श्रेणी में जिंक का स्थान तो यहाँ है और कापर का स्थान यहाँ है, यानी कि सकीर्णता श्रेणी के अनुसार, सकीर्णता श्रेणी के अनुसार जिंक का स्थान कापर से ऊपर है, इसलिए जिंक जो है कापर से अधिक क्रियाशील है। तो यही तो लिखा हुआ है, सकीर्णता श्रेणी में जिंक का स्थान कापर से ऊपर है, अर्थात जिंक कापर से अधिक क्रियाशील है। मतलब श्रेणी में ये होता है जो धातु अपने से ऊपर होती है, मतलब जो धातु नीचे होती है वो कम क्रियाशील होती है। अब जो जिंक से जो नीचे धातु है ना, यहाँ देखेंगे, अब यहाँ जो मान के चलो यहाँ जिंक है और मान के चलो नीचे जो है यहाँ कॉपर है, क्योंकि इस श्रेणी में क्या है, कॉपर का स्थान नीचे है जिंक से और जिंक का स्थान क्या ऊपर है। जो धातु ऊपर है वो अधिक क्रियाशील हो जाएगी और जो धातु नीचे है वो कम क्रियाशील हो जाएगी। तो इसका आंसर यही तो हो जाएगा, क्योंकि सकीर्णता श्रेणी में जिंक का स्थान कापर से ऊपर है, इसलिए जिंक जो है कापर से अधिक क्रियाशील है। और जो जिंक धातु है कापर सल्फेट के विलयन से कापर को क्या कर देती है, प्रतिस्थापित कर देती है। इससे क्या होता है, जो विलयन का जो रंग है वो बदल जाता है। अब देखिए इसकी समीकरण हम किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कापर सल्फेट का जलीय विलयन है और यहाँ क्या है, जिंक धातु है। अब जो श्रेणी थी उस श्रेणी में जो जिंक का स्थान था वो कापर से ऊपर है। अब यहाँ जो कापर सल्फेट का जो विलयन है, अब कापर कम क्रियाशील है, अब क्या होगा, जिंक अपना स्थान इधर ले लेगा, यानी कि यहाँ जो है जिंक सल्फेट आ जाएगा, यह बन जाएगा जिंक सल्फेट। यहाँ इसका नाम लिखेंगे, नाम हो जाएगा इसका जिंक सल्फेट। अब ये जो विलयन होगी, ये जो विलयन है, ये जो विलयन है, यहाँ कापर को जिंक ने हटा दिया है क्योंकि कापर इससे अधिक क्रियाशील है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कापर जो है अलग हो जाएगा, ये कापर जो है यहाँ आ गया। अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सिल्वर कापर से विस्थापित हो जाती है, क्यों। इसका आंसर भी सेम इस तरह हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे समझेंगे इसको, यहाँ ये मान के चलो एक श्रेणी है, अब इसमें सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है और दूसरा क्या है, कापर है, यानी कि सिल्वर का स्थान तो श्रेणी में नीचे है और कापर का स्थान श्रेणी में ऊपर है। इस श्रेणी में क्या है, कापर जो ऊपर है और सिल्वर नीचे है, जो ऊपर की जो धातु होती है वो अपने से नीचे धातु से क्या होती है, अधिक क्रियाशील होती है। इसलिए होगा क्या, ये जो कापर है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से जो है सिल्वर को हटा देगा और खुद जो है वहाँ आ जाएगा, मतलब उसके जो लवण है, जो सिल्वर नाइट्रेट है, वहाँ से सिल्वर को जो है विस्थापित कर देता है। तो थ्योरी में क्या लिखना है, थ्योरी में सिर्फ यह लिखना है, सकीर्णता श्रेणी में कापर का स्थान सिल्वर से ऊपर है, कापर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, तो कापर जो है सिल्वर नाइट्रेट्स के विलयन से सिल्वर को जो है प्रतिस्थापित कर देता है। मतलब सेम जो क्वेश्चन का आंसर वो यही है, बस करना क्या है, यहाँ जो विलयन था वो कापर सल्फेट था, यहाँ जो विलयन है वो सिल्वर नाइट्रेट है। मतलब जहाँ जहाँ कापर सल्फेट का जिक्र है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे, हम सिल्वर नाइट्रेट को लिख देंगे, और जहाँ जहाँ जिंक है वहाँ क्या करेंगे, कापर को लिखेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में, सकीर्णता श्रेणी में जिंक का स्थान कापर से ऊपर है, तो यहाँ क्या है, यहाँ जो कापर का स्थान है वो सिल्वर से ऊपर है, अर्थात जो है कापर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है और कापर जो है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को जो विस्थापित कर देता है। अब देखिए इसको चाहे मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर लिखेंगे, सकीर्णता श्रेणी में सकीर्णता श्रेणी में कापर का स्थान सिल्वर से ऊपर है,
सिल्वर से ऊपर है, अर्थात कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। यह सिल्वर को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। विस्थापित। अब देखिए यहाँ इसकी समीकरण लिखेंगे, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ जो क्रिया यहाँ कॉपर है, यहाँ लिखेंगे कॉपर और प्लस लिखेंगे सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। अब जो है क्रिया जब होगी, क्योंकि कॉपर अधिक क्रियाशील है किससे, सिल्वर से, इसलिए क्या होगा, कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट की जो विलयन है उससे क्या करेगा, सिल्वर को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ आ जाएगा CuNO3 का आ जाएगा होल ट्वाइस, प्लस आ जाएगा यहाँ Ag। अब देखिए इसको बैलेंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रेट जो हो गए वो 2 हो गए। जब यहाँ नाइट्रेट 2 हो गए तो यहाँ क्या होगा, 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो नाइट्रेट पूरे हो गए। लेकिन यहाँ सिल्वर की जो संख्या है वो भी क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। इस तरह से क्या होता है, समीकरण जो है बैलेंस हो जाती है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।